तो अब हम बात करते हैं गुप्ता एरा के सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जातियों की संख्या बढ़ने लग गई। ये इसमें एक तरह से मॉडिफिकेशन देखने को मिला इस टाइम पे। अब जातियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण कि जो विदेशी शासक थे जैसे कि यवन, शक, पहलव, कुषाण, तो ये जो थे, ये और हूणों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो थे, इनका जब इंडियन सोसाइटी में आना हुआ और यहीं पे आकर के घुल मिल गए, यानी इनका भारतीयकरण जब हो गया, तो भारतीयकरण होने के बाद जो भारतीय समाज था उस समय पे, उसके किस दर्जे में इनको रखा जाए। तो क्योंकि ये आए हैं यहाँ, इन्होंने क्षेत्रों को जीता है, इनका प्रभाव है, डोमिनेंस है, तो इसलिए इनको रखा गया क्षत्रिय वर्ग में। एक इस तरह से संख्या बढ़ी। फिर दूसरा, जो ट्राइबल लोग थे, जो उन क्षेत्रों में रहते थे जिन क्षेत्रों को ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में वो क्षेत्र दिए गए थे, तो इनका जब मिंगलिंग हुआ ब्राह्मण सोसाइटी से, तो इन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया। तो इस तरीके से यहाँ से नंबर इंक्रीज हुआ। तीसरा, तो यहाँ कीवर्ड बना सकते हैं लैंड ग्रांट्स, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा कारण जो नंबर जिससे इंक्रीज हो रहा है वो ये था कि जो शिल्पी थे, शिल्पियों का जो समूह था, क्योंकि अब बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो रहा था, व्यापार जो है इस समय पे, क्योंकि व्यापार डाउन हो रहा है और जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि रोमन्स के साथ जिस तरीके से पहले बिजनेस चलता था, जो मौर्य एरा के बाद और गुप्ता एरा के पहले, ये जो 600 साल थे, यानी कि 300 BC से 300 AD, इस टाइम पे जिस तरीके से ट्रेड कहना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से अभी नेशनल लेवल पे तो ठीक है ट्रेड, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है। तो इस वजह से जब ट्रेड इनका कम हो रहा है, तो ये फोर्सफुली इनको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। पहले तो ये अपना इधर उधर ट्रेड करने के लिए इधर से उधर इनका ट्रेवलिंग ही रहा आता था, अब क्योंकि इनका बंद हो गया। और फिर इनके जो इनका क्राफ्ट हुआ करता था, जो इनकी कला होती थी, उसमें लोकलाइज्ड कैरेक्टर भी रहते थे। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को जो इनकी कहना चाहिए कि जो इनका कार्य था, जिस कला के कार्य में ये प्रवीण थे, उसी को इन्होंने जाति में बदल दिया। तो इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ गई। तो 3 हमने रीज़न देखे कि क्या रीज़न थे कि इस समय पे जातियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो कीवर्ड्स अगर बनाए जाएं तो एक तो हो गया फॉरेनर्स का एंट्री, फिर दूसरा हो गया ट्राइबल लोगों का एंट्री, और तीसरा हम कह सकते हैं क्राफ्टमैन जो हैं, जो शिल्पी हैं, उनका एंट्री। 3 लोगों का एंट्री, न्यू एंट्री कह सकते हैं कि हो रहा है। फिर शूद्रों का ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पोजीशन है वो कहा जा सकता है कि वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि इनको अब जो महाकाव्य थे जैसे कि रामायण, महाभारत, इसको सुनने की अनुमति थी। पुराणों की रचना की गई, क्योंकि ये वेदों की क्लिष्ट बातों को आम जन जो है, जो कि कम पढ़ा लिखा है, जिसका शिक्षा से थोड़ा सा संबंध कम है, तो वो क्योंकि वेदों उपनिषदों की क्लिष्ट बातों को ना समझ पाए, तो इसलिए पुराणों की रचना की गई कि कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा उनको दी जा सके। वही बात जो वेदों में है, उसी का सार पुराणों को के रूप में बनाया गया, और भगवान कृष्ण की उपासना शुरू हुई। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों की अनुमति शूद्रों को भी थी कि वो भी मोक्ष के मार्ग पर ये भी आगे बढ़ सके, इनका भी कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से ये चीज़ें की गई। फिर तो एक तो ये हुआ जो चेंज देखने को मिल रहा। फिर इसके बाद जो अनटचेबिलिटी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा अपीयर होना स्टार्ट होती है, और न केवल अपीयर होती है बल्कि ये काफ़ी इंटेंस हो जाती है, ठीक।
पहले जो स्मृति राइटर थे जिनके विवरण में अस्पृश्य शब्द आता है वो थे कात्यायना। तो कात्यायना ने अछूत शब्द अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया। महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि वो ख़राब हो गई, क्योंकि पॉलीगैमी अब इस टाइम पे स्टार्ट हो गया और इस टाइम तक अर्ली मैरिज जो है वो प्रचलन में आ गया। यानी कि 12 से 14 साल तक में विवाह कर दिया जाता था कन्याओं का, और इससे ज़्यादा एज अगर हो जाती थी तो फिर ये माना जाता था कि भाई ये जो पिता हैं ये अगर अपनी ये इस कन्या का विवाह नहीं कर रहे हैं तो ये पाप के नरक की तरफ इनकी यात्रा हो रही, यानी कि उनको निंदनीय माना जाता था। फिर इसके बाद पहली सती प्रैक्टिस का भी एविडेंस यहीं से मिलता है। माना गया कि 510 एडी में एरन मध्य प्रदेश में जो एविडेंस मिला है भानुगुप्त का जो अभिलेख है उसमें ये बात आती है। फिर उसके बाद जो महिलाएं थी उनका संपत्ति पे अधिकार तो नहीं था, लेकिन उनके पास स्त्री धन था। स्त्री धन का मतलब जो शादी ब्याह के टाइम पे या उनको जो भी उनको ज्वेलरी या गारमेंट्स मिलते थे वो उनका स्त्री धन के तौर पे देखा जाता था। इस टाइम पे जो धर्म है वैष्णव धर्म ही मेन धर्म था। जिस तरीके से शुंग डायनेस्टी में ब्राह्मण जो धर्म था वो मुख्य धर्म बन गया, उसी तरीके से इस टाइम पे भी कहा जा सकता है कि वैष्णव धर्म है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसी समय पे प्रमाण मिलते हैं कि जो देवता हैं जैसे भगवान विष्णु तो लक्ष्मी जी के साथ और भगवान शिव पार्वती जी के साथ, तो इस तरीके से जो यूनियन है वो इस टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी टाइम पे जो बुद्धिस्ट, हमने हीनयान महायान का तो पहले ही डिवीज़न देख लिया था। इस टाइम तक वज्रयान यानी कि जो तांत्रिक कल्ट है वो इस टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आइडल वर्शिप जो है ये कॉमन फीचर बन गया हिंदुइज्म का गुप्ता पीरियड में, और इसके बाद लगातार बना रहा। तो अब हम कीवर्ड्स अगर हम कहें कि 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम के सोसाइटी में बताएं, तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि भाई जो वर्ण सिस्टम जो था वो मॉडिफाइड होना शुरू हुआ थोड़ा, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद 3 इसके रीज़न हो जाएंगे कि फॉरेनर्स का एंट्री, ट्राइबल पीपल का एंट्री और जो शिल्पी हैं उनका एंट्री। शूद्र का पोजीशन थोड़ा सा अच्छा हुआ, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर कैसे कैसे हुआ कि इनको भाई महाकाव्य पुराण सुनने की अनुमति मिल गई, भगवान कृष्ण की इनको आराधना करने की अनुमति मिल गई। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा अनटचेबिलिटी के बारे में, कात्यायना का इसमें एग्जांपल दे करके बताएंगे। फिर उसके बाद महिलाओं की स्थिति को पॉइंट 4 में डाला जा सकता है। पॉलीगैमी और अर्ली मैरिज इसी में 4th पॉइंट में ही दिया जाएगा, और जो एरन का इंस्क्रिप्शन है इसको भी 4th पॉइंट में ही डाला जा सकता है। फिर इसके बाद सोसाइटी में कोर पार्ट तो हो गया। इसके बाद जो रिलीजन है इसको भी 5th पॉइंट बनाया जा सकता है कि रिलीजन में क्या देखने को मिल रहा है कि वैष्णव रिलीजन है, ये एक पॉइंट को इसका 5th पॉइंट में ही ये पहला बिंदु रहेगा। फिर उसके बाद यूनियन हो जाता है, ये दूसरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद नंबर 6 में हम कह सकते हैं वज्रयान वाली बात, और आइडल वर्शिप इस 5th पॉइंट में ही डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं किसमें, सोसाइटी में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो देखिए इकोनॉमी में सबसे पहले तो जो लैंड है, लैंड में जो ओनरशिप है वो किसका है, स्टेट का है, ठीक। और इस बात का एविडेंस और कहाँ से मिल जाता है, इसका एविडेंस हमें मिल जाता है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से, जो कि बांग्लादेश में मिला, बुद्धगुप्त का इंस्क्रिप्शन, तो वहाँ से इस बात का पता चलता है। फिर इसके बाद जो लैंड है उसके कितने टाइप थे उसको देख लेते हैं। तो वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है
उसके लिए एक वर्ड आता है क्षेत्र, क्षेत्र। फिर जो वेस्ट लैंड है उसके लिए वर्ड आता है खिल, उसके लिए क्या आता है, खिल। और जहाँ रहने लायक रिहायशी इलाका जो है उसके लिए वास्तु, उसके लिए वास्तु। फिर जहाँ पे जानवर चरने के लिए जाएंगे उस जगह के लिए चारागाह, उसके लिए चारागाह। फिर जो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ जंगल हैं उसके लिए अपरहत, अपरहत। तो इसमें जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, एक तो ये वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो गया, ये दो वर्ड हैं जो आपके लिए नए हैं। बाकी जो वर्ड हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे और टर्म्स हैं जैसे कि भाग। तो भाग का मतलब ये था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/6, उसका 1/6 जो कि किंग को देना है उसको कहते थे भाग, एक तरह से टैक्स इसको कह सकते हैं। और भोग का मतलब था कि जो फल या फिर जलाऊ जो लकड़ी होगी या जो फूल होंगे जो गांव वाले जाकर के राजा को देंगे, इनको कहा जाता था भोग। तो भोग में क्या क्या आ गया, फल आ गया, जलाऊ लकड़ी आ गई और फूल आ गए। फिर बलि, बलि ये वैदिक पीरियड में भी था, अर्ली वैदिक पीरियड में, कि ये वॉलेंट्री ऑफरिंग हुआ करता था, स्वैच्छिक अनुदान होता था लोगों का अपने राजा के लिए। हालांकि बाद में फिर ये कंपलसरी बन गया। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि एडिशनल टैक्स के तौर पे हो गया है ना, या इसको शोषणकारी टैक्स भी कह सकते हैं। फिर ऊपरी कर जो है, ऊपरी कर जो एक्स्ट्रा टैक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा दिए जाते थे उसको ऊपरी कर कहा जा सकता था, सेस की तरह से कह सकते हैं। फिर इसके बाद लैंड सर्वे का हमें यहाँ से मिलता है एविडेंस, और वो कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है पूना का जो प्रभावती गुप्त का, प्रभावती गुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से इसका हमें एविडेंस मिलता है। और ये एक नाम आपको याद रखना है, पुस्तपाल, पुस्तपाल, ठीक। पुस्तपाल जो है इसको आप पटवारी के जैसा समझ सकते हैं। तो ये जो है सभी जो लैंड रिकॉर्ड होता था डिस्ट्रिक्ट का, ये इसका देखने का काम पुस्तपाल का था। फिर इसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स मिले हैं वो किस टाइम पे मिले हैं, इसी टाइम के मिले हैं। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज जब देखा जाए तो कुषाण उसमें ऊपर आते हैं। कुषाणों की गोल्ड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा थी। फिर सिल्वर कॉइन्स भी एक्सचेंज के लिए, लोकल एक्सचेंज के लिए सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए गए थे। कॉपर कॉइन्स बहुत कम इशू किए गए। तो इससे ये बात पता चलती है कि कॉपर कॉइन्स यही आम पब्लिक के पास रहेगा। तो अगर कॉपर कॉइन्स नहीं इशू किए जा रहे, इसका मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम से काम चल जा रहा है और आम आदमी को पैसे का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, वो उसमें कमी आ गई। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो नेचर था वो कैसा था, क्लोज इकोनॉमी जैसा कह सकते हैं। हालांकि ये जो डिक्लाइन था ये रोमन एम्पायर के साथ था, रोमन एम्पायर के साथ। लेकिन एक तरफ से ये कम हो रहा है तो दूसरी तरफ से बढ़ भी रहा है। तो किस तरीके से अब ये डिपेंडेंट हो गए हैं, ये बढ़ कैसे रहा है, ये साउथ ईस्ट जो एशियन ट्रेड है वो अब इस टाइम पे बढ़ने लग गया। फिर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो देखिए दो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ईस्टर्न कोस्ट और दूसरा वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में ताम्रलिप्ति हो गया, ताम्रलिप्ति। फिर उसके बाद हो गया घंटशाला और नेक्स्ट है कांदुरा। तो दो का तो एग्जैक्ट पोजीशन आज के टाइम पे पता चल रहा है, कांदुरा का ऐसे एग्जैक्ट नहीं, आंध्रा रीजन में इसका पता चलता है कि वहीं पे है ये। तो ये जो थे, ये जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड था वो और जो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड होता था वो इन पोर्ट से कवर हो जाता था। वेस्ट कोस्ट पे देखा जाए तो यानी कि इस तरीके से मैप में अगर देखें तो ये ताम्रलिप्ति यहाँ हो गया, बाकी के जो दो हैं वो यहाँ पे। वेस्ट कोस्ट पे देखें तो एक हो गया भरूच, एक हो गया भरूच, और एक हो गया चौल, चौल महाराष्ट्र में ही एक और हो गया कल्याण,
मुंबई के पास थाने डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हो गया काम्बे। काम्बे जैसे ये है ना, तो इस जगह पे काम्बे है। काम्बे आनंद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का पहले ही पार्ट था, फिर अलग होके आनंद डिस्ट्रिक्ट। और ये जो थे ये मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट एशिया के लिए कनेक्टिविटी का काम करते थे। तो अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि लैंड में जो राइट था वो किसका था, स्टेट का था पहला। फिर दूसरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ लैंड। फिर इसके बाद तीसरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ टैक्स। फिर इसके बाद हो जाएगा कॉइन्स। कॉइन्स के लिए हम दे देते हैं नंबर 4। कॉइन्स के लिए दे देते हैं नंबर 4। तो कॉइन्स में आपको ये बात लिखनी कि गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा, सिल्वर भी इशू हुए, कॉपर जो है ये सबसे कम इशू हुए। और इसके बाद फिर सीधा हमने कितने 4 पॉइंट्स कर लिए ना, अब 5th पॉइंट में डायरेक्ट आप कर दीजिए पोर्ट्स। तो इस तरीके से 5 पॉइंट में आपको गुप्ता एरा का जो इकोनॉमी है उसे बता देना है।